वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू का सबक नंबर 11 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सिलेबस और कोर्स के अकॉर्डिंग ही पूरा ही चैप्टर बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 11 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है एक पौधा और घास और इसके शायर हैं इस्माइल मेरठी। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी शायर या मुसन्निफ़ का तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस नज़्म के शायर के तारुफ़ को समझेंगे। सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। इस्माइल मेरठी, इनकी पैदाइश 1844 में हुई और इनका इंतकाल 1917 में हुआ। याद रहेगा सभी को, इस्माइल मेरठी की पैदाइश 1844 में हुई और इनका इंतकाल 1917 में हुआ। मोहम्मद इस्माइल नाम और इस्माइल तखल्लुस था इनका। याद रखोगे कि इनका नाम क्या था, मोहम्मद इस्माइल, और जिस नाम को ये अपनी शायरी में इस्तेमाल करते थे तखल्लुस यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इस्माइल लिखा करते थे। ये मेरठ में पैदा हुए। उस दौर के रिवाज के मुताबिक इन्होंने इब्तिदाई तालीम अपने घर से ही हासिल की थी। मेरठ के एक आलिम रहीम बेग से फ़ारसी ज़बान की इन्होंने आला तालीम हासिल की थी। याद रखोगे कि मेरठ के एक आलिम थे जिनका नाम रहीम बेग था, इन्होंने फ़ारसी की उनसे आला तालीम हासिल की थी। अंग्रेज़ी ज़बान में भी इनको बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी, इसी वजह से इन्होंने इंजीनियरिंग का कोर्स पास किया था। कौम के बच्चों की तालीम में दिलचस्पी की वजह से इन्होंने मुअल्लमी का पेशा इख्तियार कर लिया था। अपने अहद के अहम शायरों मसलन हाली और शिबली की तरह मौलवी इस्माइल मेरठी ने भी अपनी शायरी को बड़ों और बच्चों दोनों के लिए तालीम व तरबियत का ज़रिया बनाया था और इसी दर्ज से किताबें भी लिखी थी। इन्होंने सादा और सलीस ज़बान का इस्तेमाल किया था जिसे सभी आसानी से समझ सकें। इन किताबों में इन्होंने अखलाकी यानी कि मैनर्स से रिलेटेड टॉपिक्स को इस खूबी के साथ शामिल किया था कि पढ़ने वाले तालीम के साथ साथ तरबियत के ज़ेवर से भी आरास्ता हो सके। इस्माइल मेरठी ने ऐसी नज़में लिखी हैं जो सिर्फ़ बच्चों के लिए हैं और हर अहद में यानी कि हर दौर में इनकी मानूफियत और इफ़ादियत बरकरार रही है, यानी कि अहमियत बरकरार रही है। इनका कलाम कुलियाते इस्माइल के नाम से शाया हो चुका है। याद रखोगे कि इनके ज़रिए लिखे गए जो कलाम हैं वो कुलियाते इस्माइल के नाम से शाया हो चुके हैं। सबसे पहले नज़्म का ख़ुलासा पढ़कर बताऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी नज़्म का ख़ुलासा और मरकज़ी ख़याल ज़रूर पूछा जाता है। तो इस नज़्म का ख़ुलासा आप कैसे लिखोगे? बाग में घास और पौधा करीब करीब खड़े थे। घास पौधे से कहने लगी कि ए मेरे दोस्त, मेरी और तेरी ज़ात के 2 नुक्ते लगा देती हूँ। मेरी और तेरी ज़ात एक ही है। याद रहेगा कि बाग में घास और पौधा करीब करीब खड़े थे। घास पौधे से पूछती है कि ए मेरे दोस्त, मेरी और तेरी ज़ात एक ही है। हम दोनों को मिट्टी, पानी, हवा और रोशनी यकसा यानी कि एक जैसी मिलती है, लेकिन ज़माने का अजीब तरीका है कि मुझे उखाड़कर फेंक दिया जाता है। कोई मुझे फैलने नहीं देता। मुझे घोड़े, गधे या बैल खा जाते हैं, और अगर कोई जानवर तुझे खाने की कोशिश करता है तो सब उसकी खूब खबर लेते हैं। तुझसे हर एक प्यार करता है। इसके बारे में अगर तुझे कुछ पता हो तो मुझे बता दे। पौधे ने कहा कि ए घास, तू बेवजह शिकायत कर रही है। मुझ में और तुझ में कोई फ़र्क नहीं है। मेरा साया और मेरे फल लोगों को अजीज़ होते हैं, प्यारे होते हैं। इन्हें एक दिन ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। उन्हें एक दिन में ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। ये मेरे साए में बैठेंगे और मेरे फल खाएंगे। इस दुनिया में उसी को इज़्ज़त और एहतराम मिलता है जिससे यहाँ दूसरों को फ़ायदा पहुँचता है। यानी कि पौधे ने घास को बताया कि लोगों को मेरे से फ़ायदा पहुँचता है, इसी वजह से वो मेरी हिफाजत करते हैं। यानी कि इस नज़म में ये बताने की कोशिश की गई है कि जिन चीज़ों से दूसरों को फ़ायदा पहुँचता है उन्हीं लोगों को इज़्ज़त और एहतराम मिलता है दुनिया के अंदर। नज़म का मरकज़ी ख़याल है, ध्यान से सुनेंगे। मरकज़ी ख़याल का मतलब क्या होता है कि इस नज़म से हमें क्या सीख मिलती है। तो मरकज़ी ख़याल को पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ
کہ جن بچوں کو اسٹیشنری کی خاص چیزیں خریدنے کا شوق ہوتا ہے، جیسے کہ آٹومیٹک شارپنر، نیڈیبل اریزر، الگ الگ طرح کی ایسیسریز، تو یہ سبھی چیزوں کا لنک بچوں میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ یہاں سے جا کر خرید سکتے ہو۔ اگر آپ آف لائن یہ چیزیں خریدو گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ مہنگی ملیں گی اور ادروائز ملنا بھی بہت مشکل ہوتی ہیں، تو آپ لنک ڈسکرپشن میں ہے، وہاں سے جا کر خرید سکتے ہو، اپنے دوستوں وغیرہ کو گفٹ دے سکتے ہو، ٹیچرز کو بھی گفٹ دے سکتے ہو۔ بچوں اس کے علاوہ ایک بیبی سیفٹی بیلٹ ہوتی ہے، جیسے کہ آپ اور آپ کے چھوٹے بھائی بہن کہیں پر بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں جاتے ہیں تو اس بیلٹ کو آپ اپنے اور اپنے بھائی بہنوں کے ہاتھوں میں باندھ سکتے ہو، جس سے کہ آپ بھیڑ بھاڑ میں ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہ ہو۔ تو آپ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی سیفٹی کے لیے اس بیلٹ کو خرید سکتے ہو۔ یہ بیلٹ بھی آپ کو آف لائن کہیں نہیں ملے گی، صرف آن لائن ہی اویلیبل ہے، لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ وہاں سے جا کر خرید لینا۔ اب اس نظم کا مرکزی خیال لکھیں گے کہ ایگزام میں کیسے لکھا جائے گا، تو لکھو گے کہ یہ ایک ڈرامائی نظم ہے، شاعر نے گھاس اور پودے کو کردار بنا کر ان کی بات چیت کو پیش کیا ہے اور نظم کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں سب برابر ہیں، لیکن عمل اور نتیجے سے وقار یا مرتبے میں زیادتی یا کمی ہو جاتی ہے۔ کیا بتانے کی کوشش کی ہے؟ شاعر نے اس نظم کے اندر کہ دنیا میں سبھی لوگ برابر ہیں، لیکن عمل اور نتیجے سے وقار یا مرتبے میں کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے۔ نظم میں پودے کو زیادہ فائدہ مند بتایا گیا ہے، اس لیے گھاس کے مقابلے میں اس کی قدر زیادہ ہے۔ اب بچوں اس نظم کے اشعار پڑھ کر بتاتی ہوں اور تشریح بھی بتاؤں گی کہ آپ ایگزام میں کس طریقے سے لکھو گے۔ اتفاقاً ایک پودا اور گھاس باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس، گھاس کہتی ہے کہ اے میرے رفیق، کیا انوکھا اس جہاں کا ہے طریق، ہماری اور تمہاری ایک ساتھ ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات، مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، واسطے دونوں کے یکساں ہے بنی۔ پہلے ان اشعار کے الفاظ میں انہیں بتا دیتی ہوں۔ حیات کہتے ہیں زندگی کو، رفیق کہتے ہیں ساتھی کو، یکساں یعنی کہ ایک جیسا، اتفاقاً یعنی کہ بغیر ارادے کے، یہاں پر غین کا ایک نقطہ لگائیں گے، غلطی سے لگ گیا ہے مجھ سے تو سب سے پہلے سیاق و سباق لکھو گے کہ یہ اشعار نظم ایک پودا اور گھاس سے لیے گئے ہیں جسے اسماعیل میرٹھی نے لکھا ہے۔ بچوں سیاق و سباق لکھنا بہت ضروری ہے اور اس میں شاعر کا نام لکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، تو یاد رکھو گے کہ اس نظم کو کس نے لکھا ہے؟ اسماعیل میرٹھی نے۔ تو تشریح ہوگی کہ اتفاق سے ایک پودا اور گھاس باغ میں قریب قریب کھڑے ہوئے تھے، گھاس پودے سے کہنے لگی کہ اے میرے دوست، اس دنیا کا عجیب طریقہ ہے، حالانکہ ہماری تمہاری ذات ایک ہی ہے، دونوں کو خدا نے ہی بنایا ہے، مٹی، پانی، ہوا اور روشنی جیسی چیزیں ہم دونوں کو یکساں ملتی ہیں۔ آگے کے اشعار پڑھ کر سناتی ہوں۔ تجھ پہ لیکن ہے عنایت کی نظر، پھینک دیتے ہیں مجھے جڑ کھود کر، کون دیتا ہے مجھے یہاں پھیلنے، کھا لیا گھوڑے گدھے بیل نے، تجھ پہ منہ ڈالے جو کوئی جانور، اس کی لی جاتی ہے ڈنڈے سے خبر، چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار، کچھ پتہ اس کا بتا اے دوست دار۔ تو الفاظ معنی ہے عنایت، عنایت کا مطلب ہوتا ہے مہربانی، ٹھیک بچوں، عنایت کا مطلب ہے مہربانی۔ سیاق و سباق میں لکھو گے یہ اشعار نظم ایک پودا اور گھاس سے لیے گئے ہیں جسے اسماعیل میرٹھی نے لکھا ہے۔ تشریح ہوگی کہ لوگ تیری قدر کرتے ہیں، تجھ پر مہربانی کرتے ہیں، جبکہ مجھے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، مجھے یہاں کوئی پھیلنے نہیں دیتا، مجھے گھوڑے گدھے یا بیل کھا لیتے ہیں، اور اگر کوئی تجھ پر منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی خوب خبر لی جاتی ہے، تجھ سے ہر ایک پیار کرتا ہے، کیا تو بتا سکتا ہے اس کا کیا سبب ہے؟ گھاس یہ بات پودے سے کہتی ہے۔ آگے کے اشعار ہیں۔ اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا، گھاس سب بے جا ہے یہ تیرا گلا، مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز، صرف سایہ اور میوہ ہے عزیز، فائدہ ایک روز مجھ سے پائیں گے، سائے میں بیٹھیں گے اور پھل کھائیں گے، ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر، جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر۔ تو پہلے الفاظ معنی یاد کریں گے کیونکہ ایگزام میں ضرور آئیں گے۔
बेजा कहते हैं गलत को, गिला शिकायत को, तमीज़ का मतलब फ़र्क, अज़ीज़ यानी कि प्यारा, नफ़ा फ़ायदा, बेशतर यानी कि अक्सर। सया को सबाक लिखोगे कि ये अशार नज़्म एक पौधा और घास से लिए गए हैं जिसे इस्माइल मेरठी ने लिखा है। तशरी, पौधे ने सर हिलाकर घास से कहा कि तेरी ये शिकायत बिल्कुल गलत है। मुझ में और तुझ में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ साया और फूलों का फ़र्क है। लोग एक रोज़ मेरे साए में बैठेंगे और मेरे फल खाएंगे। यहाँ उसी को इज़्ज़त मिलती है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचता है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। सवाल नंबर 1, नज़्म में घास ने पौधे से क्या कहा? जवाब होगा, घास ने पौधे से कहा कि मेरी और तुम्हारी ज़ात एक है, लेकिन लोग मुझे उखाड़ कर फेंक देते हैं जबकि तेरी पूरी तरह देखभाल की जाती है। अगला सवाल है, पौधे पर इनायत की नज़र होने से क्या मुराद है? पौधे पर इनायत की नज़र होने का मतलब है उसकी पूरी तरह देखभाल करना। अगला सवाल है, पौधे ने घास की शिकायत को बेजा क्यों कहा? पौधे ने घास की शिकायत को बेजा कहा और कहा कि मेरी कदर इसलिए होती है कि लोगों को मुझसे फल और साया मिलने की उम्मीद होती है। अगला सवाल है, दुनिया में इज़्ज़त का सेहरा किसके सर बनता है? दुनिया में इज़्ज़त का सेहरा उसी के सर बनता है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचता है। अब ग्रामर से रिलेटेड है, नीचे लिखे हुए मिसरों को मुकम्मल करना है। तो देखो, जो जो मुकम्मल किए जाएंगे उस पर मैंने ये लाइन ड्रॉ की हुई है, तो पढ़कर पूरा सुना देती हूँ। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, वास्ते दोनों के यकसा हैं बने। इससे पौधे ने उससे पौधे ने कहा यूँ सर हिला, घास सब बेजा है तेरा गिला। लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल, इत्तेफाकन में इत्तेफाकन उधर निकला, नफ़ा उसको कारोबार में बड़ा नफ़ा हुआ है, तमीज़ तुम में थोड़ी भी तमीज़ नहीं है, बेशतर हामिद बेशतर देर से उठता है, रफ़ीक कहते हैं वो मेरा करीबी रफ़ीक है यानी कि दोस्त है। इस नज़म से मुहावरे चुनकर लिखने हैं। तो सहरा बांधना, दुनिया में इज़्ज़त का सहरा उसी के सर बनता है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। ख़बर लेना, उसने देर से आने पर बुरी तरह मेरी ख़बर ली।